नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की चर्चा करने से पहले हमको उसका मैप जान लेना चाहिए, कैसी उसकी क्या है भौगोलिक स्थिति है, किस प्रकार से उसके। जब तक हमें नक्शा का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक बात और, हम आज हिस्ट्री नहीं समझने जा रहे हैं। एक तरह से एक फिल्म जैसे देखते हैं ना 2 घंटे का, एक तरह से वैसे ही हम केवल आपको चलचित्र जैसा एक ऐसा आपके दिमाग में फिट कर दिया जाएगा जैसे आपको एक कहानी जैसा लगेगा। ठीक है, तो आप एंजॉय करिए और सुनिए इस कहानी को एकदम ध्यान से। तो चलिए पहले हम आपको अपने मैप की ओर ले चलते हैं। हाँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके नक्शे, आपके स्क्रीन पर एक जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बता दूं कि ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये जो हिस्सा पड़ता है इसे हम जानते हैं एशिया की तरफ से। इसको ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये है यूरोप और ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 7 महाद्वीप। अगर आपको महासागर ये सब नक्शा की क्लास करना है तो आप हमारे अलग वीडियो में आप इसका विस्तार से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं यूरोप बता रहा, तो यूरोप का आपके जो यह मानचित्र है इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके स्क्रीन पर जो ये मैप है, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। ये है, देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पुर्तगाल, ठीक है, ये है फ्रांस, ये है नीदरलैंड जिसको हम उस समय हॉलैंड के नाम से जानते थे, ये है ब्रिटेन, ये जिसने 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया, ठीक है, ये ब्रिटेन वाला है, ये नीदरलैंड, और ये फ्रांस। ठीक है, इस सबके बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ, फ्रांस का एकीकरण हुआ, है ना, हिटलर जर्मनी का जो, तो हम पढ़ेंगे सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये देखिए एक छोटा सा देश है, यहाँ पर आपका है, ये है इटली, ठीक है, इटली, ये भी इटली का ही है, हाँ, सर्डिनिया पिडमाउंट। और ये एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसके चक्कर में पहला वर्ल्ड वार हुआ, ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो सारे सबके बारे में, ये है पोलैंड, ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा है, ये रूस, ये रूस, ठीक है। इसके बारे में सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं अपने पाठ्य पुस्तक जो कि कक्षा 10 का हिस्ट्री का है। उसमें पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हमने मोटी मोटा यूरोप का सारा नक्शा देख लिया है। अब आपको अपने दिमाग में इसको स्थापित करना है कि किस प्रकार से कौन सा नक्शा और कहाँ पर क्या क्या क्रांति हुई हमने पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्त जिसने हमारे फ्रांस का क्रांति का वीडियो नहीं देखा है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आता है 10 कक्षा पाठ्य पुस्तक फ्रांस की क्रांति, आप फ्रांस की क्रांति को पहले देख लें ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसमें हमने इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से नेपोलियन और फ्रांस में लुइस वहाँ का किस प्रकार से वहाँ के जो जनता थी बगावत पर उतर आई। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में तो मैं चाहूँगा कि आप उसको एक बार देख लें, ठीक है। तो ये है आपका भारत यूरोप की राष्ट्रीयता में नेपोलियन के आक्रमणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। हमने नेपोलियन तक जान लिया था। अब हम पढ़ते हैं कि नेपोलियन के बाद जो मेटरनिख हुआ, ठीक है, मेटरनिख, हाँ, तो उसने क्या किया। देखिए आपके स्क्रीन पर ये जो नक्शा भी बनाया है कि यहाँ पर फ्रांस है, ठीक है, ये अपना है, तो ठीक है, हमने इसके बारे में जान लिया है। इसमें क्या हुआ, 1815 में वियना सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था और वो घोर प्रतिक्रियावादी था। आपको पता होगा कि नेपोलियन ने पहले ही यूरोप में बेल्जियम का जो अखाड़ा है, जैसे कि आपका पानीपत का अखाड़ा भारत में माना जाता है ना युद्धों का, तो ऐसे बेल्जियम में आए दिन यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ था तो आए दिन लड़ाई झगड़े मारपीट होते रहते थे। तो नेपोलियन ने सबको मार पीट कर एक कर दिया, ठीक है ना, जितने भी उसकी जो देश थे सबको एक कर दिया। इसलिए नेपोलियन को क्या कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन, नेपोलियन ने क्या किया कि जितने भी नेपोलियन ने उस समय जानते हैं यूरोप लगभग 850 टुकड़ों में टूट चुका था और हर दिन लड़ाई झगड़ा, हर महीने ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जो लड़ाई झगड़े के बिना हो जाते। तो नेपोलियन ने क्या किया, उसने फ्रांस के टुकड़ों को मार काट कर एकत्रित कर दिया और लेकिन ब्रिटेन वाले ने उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, है ना। हाँ, पहली बार तो उसको 2 बार उससे भेजा गया है, क्योंकि नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता था। नेपोलियन ने नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज के बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा और अंततः उसे मित्र राष्ट्र आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र जैसे हो गया आपका, मित्र राष्ट्र में आते थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, और धुरी देश कहलाते थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हाँ, जो अभी पुनर्जागरण हुआ था।
तो अभी आप नेपोलियन का जो पिक्चर आप देख रहे हैं अपने बुक में, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने सभी को एकजुट किया, एकत्रित किया, मार पीट कर टुकड़े को सभी को एकत्रित किया। लेकिन ब्रिटेन वाले ने इसे ब्रिटेन वाले क्या किए, इसे ब्रिटेन वाले ने सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जो उसकी वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई थी। 1815 को यह वाटरलू का युद्ध हुआ था। पहली बार भी उसके देखिए, एक बार उसे और भेजा गया था। 1813 में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया गया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया था। लेकिन एल्बा के अच्छा, नेपोलियन जब हार चुका तो उसके बाद आया था मेटरनिख, और मेटरनिख का यही उद्देश्य था एकमात्र कि जो गणतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, जो कि फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना, उसका पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना, ठीक ना, उसी पुरातन व्यवस्था के रूप में चलता था यह मेटरनिख, ठीक है। तो मेटरनिख ने सारे राष्ट्रों को क्या किया, सारे प्रदेशों को बांट डाला, ठीक है। बुर्बो से सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया सिसिली और नेपल्स के प्रदेश, और रोम जो कि इटली के आसपास के जो क्षेत्र थे उसे पोंप उस समय चर्च जो होता है उसको जो फादर होता है, लोम्बार्डी और वेस्टर्निया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुता का मेरा, और परमा और मार्डियन टकरनी के प्रांत हैंसर और राजवंश को दे दिया। जनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में, जो कि इटली में पड़ता है, को भी सम्मिलित कर लिया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हो गया। तो हम जर्मनी के जब एकीकरण पढ़ेंगे ना, जर्मनी का सर्वशक्तिशाली राजप्रसा था, वहाँ का चांसलर बिस्मार्क हुआ, और बिस्मार्क को ऐसा कहा जाता है कि जो क्या होता है ना कि यह बहुत ही इसकी जो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हाँ, यह सेना को बहुत बढ़ावा देता था, उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, ठीक है। यह संसद के अनुमति के बिना का जर्मनी की राजधानी फ्रैंकफर्ट से धन निकाल खर्च कर दिया था, ठीक है ना। आज सेना से हमला कर दिया डेनमार्क पर और उसको भी जीत लिया, ठीक ना। तो इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का हुआ, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंग्लैंड में क्रांति हो चुकी है, अभी इंग्लैंड में क्रांति हो चुकी थी। जैसे आप पढ़ेंगे ना, जब 12वीं सदी में क्यूरिया रेजिस नाम का मंत्रिमंडल हुआ करता था, है ना, जो कि राजा हेनरी ने बनाया था, और 11वीं सदी के प्रारंभ में निर्माण कराया गया होगा। लेकिन इसमें भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र, ठीक है। तो हम सबके बारे में ट्यूडर्स वंश आया, फिर स्टुअर्ट वंश आया, फिर जेम्स प्रथम के निरंकुश शासन का उसको दबाया गया, वहाँ के लोग पुनर्जागृत हुए। तो इसके बारे में भी हम लोग करेंगे। दोस्त, जिसने भी मेरा फ्रांस की क्रांति वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप एक बार उसको जाकर देखिए। उसको एक बार आपको देखने से क्या होगा ना कि इसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे, अच्छे समझ में आएंगे। जैसे फ्रांस में वियना व्यवस्था के तरह क्रांति की पूर्व स्थापित करने ब्रूरो रांस का स्थापना किया गया। तो लुई 16वां के बाद कौन आया? लुई वाला ना नामों चेंज नहीं करता, लुई 14, लुई 15, लुई 16, और जो लुई 16वां हुआ था उसकी राजधानी भी उसे नहीं खचरी थी, और जो रानी थी वहाँ के जनता बगावत पर उतर गया। उस समय आपको पता होगा कि तीन उसके जो वहाँ के सांसद था, तीन चीज़ों में विभक्त था जो स्टेट गवर्नमेंट था। एक तो जिसमें जनता था, एक कुलीन लोग रहते थे जिसमें 300 की संख्या थे, और पादरी भी 300 के आसपास ही होते थे। लेकिन जनता की संख्या 600 होने के बावजूद भी जनता का कोई भी वहाँ पर उसमें सुना नहीं जा पाता था। तो ठीक है, जनता विरोध पर उतर आई। तो इसके बारे में हमने फ्रांस की क्रांति में बताया, आप जाकर इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनता पर प्रांतीय व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। वो समझ चुका था कि अरे बाबू दादा का होकर फांसी चढ़ा गया, तो वो समझ गया था कि अब हमारा वैसा हाल ना हो जाए, इसलिए उसने कुछ भी वैसा पुरातन व्यवस्था पर रोक लगा दी। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। हाँ, दोनों को लेकर चलता था, ठीक है। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को फ्रांस सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया कि जो 1848 में फ्रांस के चलते रहे। चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन की गए और इसके बाद फिर से वही क्रांति रूप में सामने आता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चार्ल्स 10 जो था ना, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता जन भावना को दबाने का कार्य किया। अब ये भुला चुका था बकलोलवा, इसको नहीं पता था कि अपने दादा का इतिहास नहीं समझा था। यही तो होता है इतिहास में हमको पढ़ने से क्या मिलता है, इतिहास हर रोज अपने आप को दोहराता है। तो लुई 18वां के द्वारा स्थापित के सामान्य स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना और उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया फिर से बकलोला। तो यही चार्ल्स 10 के फ्रांस के राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर अभी बच गया, नहीं तो यहू को वैसे ही फांसी दे दिया गया होता, ठीक है। जैसे उसके दादा हम कह रहे हैं ना, आप एक बार प्लीज़ जाकर आप देखिए फ्रांस की क्रांति, उसको आप देख लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा।
जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। मेरे भाई देखिए, लुई नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन जो उसने यूरोप में ना राष्ट्रवाद का जो भावना था इसको अग्रसर कर दिया, उसमें एक चिंगारी पैदा कर दी, ठीक है। तो इसी तरह सब जगह क्रांति की धारा उत्पन्न। अभी भारत में कुछ नहीं, जैसे भारत में अब पता है क्रांति एक ही दिन में थोड़ी स्टार्ट होता है। भारत में 1857 की क्रांति हुई, जिसका मुख्य रीजन था कि चर्बी लगे कारतूस था, जो कि मेरठ में विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे नामक, हाँ मंगल पांडे, अरे पांडे जी थे ना, अब उनको अपने धर्म का, देखिए पंडित हमारे देश में देखिए हर चीज़ का आप देखिएगा रूढ़िवादी धारणा भी बनी हुई, लेकिन कभी कभी इस परंपरागत धारणा को इस प्रकार से उससे कुछ ऐसा भी निकल कर सामने आता है तथ्य जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो। अभी भी हमारे गांव में देखेंगे छूत वाला क्रियाकलाप हाँ आज चलता रहता है, गांव में अधिकतर देखने को मिलता है। तो फिर भी पंडित जी थे, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, भाई चरबी लगे करतूस में सैनिक उस समय लिया जाता था, और जब उन्हें पता चला उन्होंने वहीं पर फायर कर दिया, और इस प्रकार से 1857 की क्रांति धीरे धीरे लोगों, क्रांति एक दिन में थोड़ी, लोग काफ़ी दिनों से आगे उबल रहे। अरे भैया किसी भी कुकर को ज़्यादा देर तक उसके सीटी को दबाए रखोगे, प्रेशर बनेगा तो फटेगा ही फटेगा। इसी तरह वहाँ की जनता बेबगावत पर उतर आई थी। इसी प्रकार यहाँ पर भी यही क्रांति होता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। जैसे कि क्रांति मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों के दिन थी ना, तो संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली और जर्मनी का एकीकरण, यूनान, पोलैंड और हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन खड़े हुए थे। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस की ओर से क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। और लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु वह अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गिजो की प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिज्ञावादी थे। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरुद्ध था, वो कोनो सुधार नहीं चाहता था। अब बताइए इसमें, अरे भैया 21वीं शताब्दी में हमने तो दो शताब्दी देखा है, हाँ जो अरे शताब्दी में हमने कितना 23 वर्ष जी लिया, ये किसी शताब्दी में हमने 23 वर्ष जी लिया। अभी बता रहा हूँ जो हमारा जब से जन्म हुआ 1995 को, तो हमने 20वीं शताब्दी को भी देखा है। तो इसमें अब बुढ़ौती वाला उम्र आ गया। लुई फिलिप के पूंजीवादी वर्ग के साथ रखना पसंद किया, उस जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि थी। अब 21वीं शताब्दी में देखिए वैज्ञानिक तरीके से लोग साइंटिफिकली सोच रहे हैं, और मैं भी वीडियो जब भी डालता हूँ तो मैं एक तरह से पहले उसका गहन अध्ययन करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मेरे भाई सुनिए, आप देखिए व्यूज को बहुत लोग भी देखते हैं मेरे भाई, 100 चूहों की यारी से है एक शेर की यारी, ठीक है। तो यहाँ तो हम यही नहीं चाहते। देखिए जिसने भी समझा होगा मेरे बात को, उसको जिसने भी पिछला वाला वीडियो देखा होगा उसको ताकि ये सब आसानी से समझ में आ रहा होगा, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा इसको आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, ठीक है। यूरोप में जब पुनर्जागरण स्थापित हुआ ना, तो वहाँ के जो अन्य देश जो भी थे, जैसे फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को अंत किया गया, तो इसमें इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए थे। और जानते हैं आपको इटली के एकीकरण का जन्मदाता किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को मानते हैं, ठीक है। तो इस आपको बता दूं कि उस समय इटली 13 भागों में विभाजित था। आपको आपके बुक में आप इटली का मानचित्र भी बना है, आप इसे देख सकते हैं कि एकीकरण के पूर्व इटली क्या था और एकीकरण के बाद इटली किस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो लेकिन उसमें एक चीज़ बाधा थी, उसमें मेन बाधा क्या था कि इसके एकीकरण में इनका विरोध कर रहा था ऑस्ट्रिया और फ्रांस ऐसे थे, जो कि अभी क्यों इसका विरोध कर रहा था? वो जानते पड़ोसी हमेशा किसी न किसी काम को आपका अगर जो कमज़ोर रहता है ना, वो ऐसा बनने का प्रयास नहीं करता है, बड़ा बनने का प्रयास नहीं करेगा। आप आगे निकल रहे हैं, आपका पैर काट देगा। तो यही बात यहाँ पर हो रहा था। परंतु इसके बावजूद देखिए एकीकरण उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से होना शासकों के नेतृत्व में था। इसके बावजूद 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी पड़ा था, आपको बता दिया। नेपोलियन के समय अभियानों ने इटली के नवजागरण और एकीकरण का प्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए आगे के ना सिम्पाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपेडन ना इसने गठित किया था। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया था, संपूर्ण देश को इस शासन का अधीन लाया था। और नेपोलियन के पतन जो 1814 में हो गया था, वियना कांग्रेस का 1815 में इटली को पुराने रूप में लाने का उद्देश्य इटली को 2 राज्यों में पिडमांट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया था। लेकिन इस आप बता दो, मैं उस समय सबसे ज़्यादा वर्चस्व रखता था राज्य सार्डिनिया, ठीक है। तो सार्डिनिया जो उसने क्या किया, पुनः एकीकरण के महत्व को समझा और ऑस्ट्रिया होने ही नहीं देता। चलिए आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये है आपका इटली,
ये है आपका इटली और ये है आपका सर्डिनिया विडमांग। यहाँ से लेकिन इसमें सबसे मेन बाधा बन रहा था ये चुट्टा, ये हंगरिया के बगल में जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑस्ट्रिया वाला, ये ऑस्ट्रिया जो था ना, ये मेन सबसे ज़्यादा बाधा बन रहा था। और ऑस्ट्रिया बाधा बनकर क्या कर सकते थे यार, इटली का एकीकरण होने से नहीं बचा सकता था, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे जो कि जैसे एकीकरण में इनके सहयोग दिया था मेजनी, काउंट काउर, गैरिबाल्डी, ये सब बहुत से ऐसे नेता थे, है ना। हाँ, तो इन्होंने इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाया, इसने नेतृत्व किया था। पता नहीं, हम समझा के थक चुके हैं मेरे भाई। जब तक आप मैप नहीं समझेगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो इटली है, ठीक है, देखिए ये इटली है, यहाँ पर कुछ समाज सुधारक भी क्या है, जैसे थे, इसमें से आप पढ़ेंगे जोसेफ मेजनी, ठीक है, जोसेफ मेजनी और काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के नाम हम जानते हैं। देखिए जोसेफ मेजनी के बारे में कहा जाता है यह एकीकरण के तलवार के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया था कि लोगों के प्रति राष्ट्र प्रेम का भावना इस प्रकार से भर दिया था कि लोग उत्साहित थे कि अब राजतंत्र को उखाड़ फेंकना है और लोकतंत्र को स्थापित करना ही एक मान मकसद रह चुका था। और इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। कौन सा? लाल कुर्ती सेना, हाँ, चुड़ैलों का धावा, आप सुने होंगे। तो ये सब इन्हीं से संबंधित है। काउंट काबूर क्या था ना, ये काउंट काबूर बहुत ही, जैसे कि इसने क्या कर दिया कि इटली का जो मुद्दा था, उसने क्रीमिया युद्ध उसी समय 1854 में चला था, इसने उसको क्या एक विश्वव्यापी महत्वपूर्ण दे दिया। और हाँ, जोसेफ मेजनी जिसे आप जानते हैं ना, तो उसने लाल कुर्ती सेना का गठन तो किया था। काउंट काबूर ने जब उसी समय क्या हो रहा था कि 1854 में क्रीमिया युद्ध चल रहा था, उसको विश्वव्यापी उसको एक विषय के रूप में उभार दिया। और हाँ, जोसेफ मेजनी कहता था ना, जोसेफ मेजनी का एक ही वाक्य था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व 9 युवकों के हाथ में